7:15 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। शुरुआत करेंगे 25 खबरों की 5 मिनट में नजर डाल दें। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर हुआ। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने एक आतंकी को ढेर किया। आतंकी जैश से ताल्लुक रखता था। ऑपरेशन के दौरान 3 जवान जख्मी हुए। इसके अलावा क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर 2 नागरिक भी जख्मी। आज प्रधानमंत्री आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की मीटिंग संभव है। बीजेपी मुख्यालय के करीब 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सीईसी मुख्यालय के बजाय प्रधानमंत्री के घर पर बैठक बुलाई गई है। बैठक में वही नेता शामिल होंगे जिनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या और गोरखपुर से चुनावी ताल ठोक सकते हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन इसका अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। उत्तर प्रदेश का सीएम से पहले योगी आदित्यनाथ गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इससे पहले श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दिया था। दारा सिंह चौहान सरकार के पर्यावरण मंत्री रहे हैं। फिलहाल दारा सिंह मऊ के मधुबन सीट से विधायक हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया। आयोग ने 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक दलों को रैली या नुक्कड़ सभा करने पर रोक लगाई थी, लेकिन आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। कोरोना का ग्राफ बढ़ने पर प्रधानमंत्री मोदी एक्शन मोड में हैं। प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे। ये बैठक वर्चुअली होगी। इस बैठक में कोरोना की स्थितियों पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,84,720 नए मामले। इसके साथ ही 442 कोरोना मरीजों की एक दिन में मौत हो गई। वहीं नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के अब तक 4,868 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है। चुनाव से पहले यूपी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 13,681 नए केस। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नए मामले पाए जाने के बाद एक्टिव केस की संख्या 57,355 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा 2,181 मामले लखनऊ से हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 27,561 नए मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से यहां 40 मरीजों की मौत हुई है, जो अब तक का मौत का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। दिल्ली पुलिस के करीब 1700 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना नियमों को लेकर प्रशासन सख्त है। वहीं पिछले कुछ दिन में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान पार्टी में शामिल होने की बात को कबूला है। बोरिस जॉनसन मई 2020 में इस पार्टी में शामिल हुए थे, जब इंग्लैंड में कोविड की वजह से लॉकडाउन था। जॉनसन ने इसे अपनी गलती मानते हुए संसद में देश की जनता से माफी मांगी है। हैदराबाद साइबर क्राइम में अभिनेता सिद्धार्थ पर केस दर्ज किया है। सिद्धार्थ पर स्टार शटलर साइना नेहवाल के खिलाफ अश्लील टिप्पणी करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। दरअसल पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद साइना नेहवाल ने पोस्ट किया था, जिसके बाद सिद्धार्थ पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप है। अलवर में दिव्यांग नाबालिग से रेप मामला पुलिस के हाथ अभी तक इस मामले में खाली है। एफएसएल की टीम और आईजी ने जयपुर घटनास्थल के सीसीटीवी खंगाले हैं। वहीं उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर सवाल उठाए। प्रियंका गांधी से कार्रवाई की मांग की है। मुरादाबाद में कारोबारी और समाज सेवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए 2 नकाबपोश बदमाशों ने कारोबारी को गोली मारी, फरार हो गए। घटना सिविल लाइन थाना इलाके के रामगंगा विहार की है। घटना के बाद पुलिस जांच कर रही है। बठिंडा के लहरा खाना में गुरुद्वारा के गेट के बाहर 2 लड़कों पर अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में गैंगवॉर की आशंका जाहिर की है। जिन 2 लड़कों की हत्या की गई, पुलिस का मानना है वो दोनों भी गैंगस्टर थे। बिहार के पश्चिमी चंपारण में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पर लोगों ने पथराव किया। पथराव के बाद पुलिस ने 200 लोगों पर केस दर्ज किया। पथराव के बाद भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण की वजह से सड़क का काम सालों से रुका हुआ था।
कजाकिस्तान में एक हफ्ते से ज्यादा समय तक चला हिंसक प्रदर्शन थम गया है। प्रदर्शनों के दौरान सेना ने हजारों लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन हिरासत में लिए गए लोगों के रिश्तेदार अब उनकी तलाश में भटक रहे हैं। सैकड़ों लोग कजाकिस्तान के गृह विभाग के बाहर अपनों की जानकारी लेने के लिए खड़े नजर आए। अफगानिस्तान का गरीबी हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लाखों की आबादी भूखमरी के कगार पर है। गरीबी से परेशान लोग अब अपने शरीर का अंग तक बेचने को मजबूर हैं। अस्पतालों में ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से वहां के हालात भयावह हो चुके हैं। इटली में 10 साल पहले डूब गए जहाज को रीफ्लोट किया गया। 10 साल पहले कोस्टा कॉनकॉर्डिया क्रूज जहाज हादसे का शिकार हुआ था। इस दुर्घटना में 32 लोगों की मौत हो गई थी। 10 साल बाद कॉनकॉर्डिया क्रूज को फिर से रीफ्लोट किया गया है। वेनेजुएला में बुधवार को जबरदस्त धमाके के बाद गैसोलीन पाइपलाइन में आग लग गई। आग की लपटें इतनी ऊंची थी, कई किलोमीटर दूर तक देखी जा सकती थी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। धमाके में 3 लोग जख्मी हो गए हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु हवाई अड्डे के बाहर भीषण विस्फोट हुआ है। इस धमाके में लगभग 10 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 9 अन्य जख्मी हैं। जानकारी के मुताबिक घायलों में 5 सैनिक और अन्य नागरिक शामिल हैं। राष्ट्र दल को निशाना बनाया गया। यूएस कोस्ट गार्ड ने सेल बोट से 176 हैतियों को बचाया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है, एक उड़ान दल ने एंगुइला के बहामास में लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व में 60 फुट के जहाज को देखा, जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया। वहीं इसराइल के नेगेव रेगिस्तान में वृक्षारोपण को लेकर विरोध शुरू हो गया है। फिलिस्तीनी नागरिक इस वृक्षारोपण कर रहे हैं। फिलिस्तीनी नागरिक इस जमीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं। पुलिस के मुताबिक हिंसा में 2 नागरिक जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 अधिकारी भी शामिल हैं। मीडिया के मुताबिक कम से कम 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। टोक्यो चिड़ियाघर में जुड़वा पांडा शावक लाए गए हैं। पांडा शावक प्रशंसकों को खूब पसंद आ रहे हैं। अगले 3 दिन तक पांडा शावकों और उनकी मां को देखने का मौका लॉटरी जीतने वाले चुनिंदा लोगों को ही मिलेगा। गगनयान कार्यक्रम के लिए इसरो के क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया। तमिलनाडु के इसरो प्रोपल्शन तो इस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। एस सोमनाथ अब इसरो के नए चेयरमैन होंगे। एस सोमनाथ भारत के सबसे ताकतवर स्पेस रॉकेट के निर्माण कार्य में नेतृत्व कर चुके हैं। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। हो सकता है जो प्रतिबंध अभी तक लगाए गए हैं उन्हें और कड़ा किया जाए। 1 मिनट की रिपोर्ट आप देखिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक 4:30 पर वर्चुअली होगी। देश में कोरोना संक्रमण के 1,94,720 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 3,60,70,510 हो गई है, जिसमें 468 मामले ओमाइक्रॉन के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 9,55,319 हो गई है, जो पिछले 211 दिन में सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही 442 कोरोना मरीजों की एक दिन में मौत हो गई है। इस बैठक में कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने रविवार को देश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। पीएम मोदी ने समीक्षा बैठक में ओमाइक्रॉन वेरिएंट के चलते बढ़ रहे कोविड मामलों के मद्देनजर तैयारियों पर विशेष ध्यान दिए जाने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो 20 अप्रैल 2021 के बाद से एक दिन में आए सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 26.22% हो गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 मरीजों की मौत भी हुई है, जो कि 10 जून 2021 के बाद से एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली पुलिस के करीब 1700 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना नियमों को लेकर प्रशासन सख्त है। वहीं पिछले कुछ दिनों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हुई है। साथ ही करोड़ों रुपए का चालान अब तक लोगों से वसूला जा चुका है। दिल्ली सरकार के मुताबिक 11 जनवरी को भी कोरोना नियमों में लापरवाही बरतने के मामले में 63 एफआईआर दर्ज की गई।
वहीं 1 करोड़ 10 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों का कहना है कि कोरोना तेजी से फैल रहा है, बावजूद इसके लोग लापरवाही बरत रहे हैं। मुंबई में कोरोना मामलों की रफ्तार एक बार फिर बढ़ी है। पिछले 24 घंटे में वहां 16,420 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं, जबकि मंगलवार को मुंबई में कोरोना संक्रमितों का ये आंकड़ा 11,647 था। मंगलवार के आंकड़े देखकर माना जा रहा है कि ये राहत भरी खबर है, लेकिन एक बार फिर संक्रमण की तेज रफ्तार ने चिंता बढ़ा दी है। टीएमसी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार मुंबई में 87% रिकवरी रेट है। पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ एक दिन में 46,723 कोरोना के मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि लोगों को घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। कुल मामलों में से 86% मामले गंभीर नहीं हैं और 0.32% मरीजों को ही वेंटिलेटर की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्री टोपे के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार संक्रमण रोकने के लिए तमाम कोशिशें कर रही है। आज होने वाली पीएम के साथ बैठक में वो राज्य के लिए और अधिक वैक्सीन खुराक की मांग करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। यूपी चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी के दिग्गज मंथन में जुटे हैं। पार्टी ने लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी कर दी है। 2 दिनों की बैठक में लगभग 175 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय हो चुके हैं। आज पीएम आवास पर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है, जिसमें नए नामों पर फाइनल मुहर लगती है। बीजेपी मुख्यालय के करीब 50 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सीईसी मुख्यालय के बजाय पीएम आवास पर बैठक होगी। इस बैठक में वही नेता शामिल हो पाएंगे जिनके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट निगेटिव होगी। सभी नेताओं का आरटीपीसीआर टेस्ट कराया गया है। बीजेपी इस बार कई सीटों पर नए चेहरों को मौका दे सकती है। इसके साथ ही जिन विधायकों का कामकाज सही नहीं पाया गया है, उनका पत्ता कट सकता है। विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए दिल्ली में जो बैठक हुई है, इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा सीएम योगी भी मौजूद थे। इसके अलावा बीएल संतोष, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी भी बैठक में थी। 2022 के यूपी के महासमर में सीएम योगी भी अखाड़े में उतरेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सीएम योगी इस बार 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। अयोध्या और गोरखपुर से योगी चुनावी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन उसका अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होगा। उत्तर प्रदेश का सीएम बनने से पहले योगी गोरखपुर सीट से सांसद थे। फिर सीएम बनने के बाद विधान परिषद से की एंट्री कराई गई थी। विधान परिषद के लिए योगी निर्विरोध चुने गए थे। फिर एमएलसी बनने के बाद वो सीएम बने थे। अब तक इस बात को लेकर चर्चा थी कि योगी आदित्यनाथ कहां से चुनाव लड़ेंगे। काशी, अयोध्या के साथ साथ मथुरा का भी नाम चर्चा में था, लेकिन इन सभी नामों में अयोध्या के नाम पर मुहर लगती मालूम होती है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के सत्ता की कुर्सी थामने के बाद ही यहां के विकास के कामों में तेजी आई है। सीएम योगी की सरकार में अयोध्या ने कई बड़े खिताब भी अपने नाम किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यहां पर दीप जलने का दौर रहा। इस दौरान अयोध्या में रिकॉर्ड सीएम योगी की सरकार में अयोध्या ने कई बड़े खिताब भी अपने नाम किए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा में यहां पर दीप जलने का दौर रहा। बीजेपी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री दारा सिंह चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वो उत्तर प्रदेश के दूसरे मंत्री हैं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले राज्य मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। इससे पहले श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को कैबिनेट और बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था। दारा सिंह चौहान सरकार में पर्यावरण मंत्री रहे हैं। मऊ की मधुबन सीट से वो फिलहाल विधायक है। दारा सिंह चौहान ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि प्रदेश सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की घोर उपेक्षा की है। पिछड़ों और दलितों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। दारा सिंह के इस्तीफे के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि परिवार का कोई सदस्य भटक जाए तो दुख होता है। जाने वाले महानुभावों से अपील करता हूँ कि डूबती हुई नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। उन्होंने कहा कि बड़े भाई दारा सिंह, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करिए। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर प्रचार पर चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आयोग ने 24 घंटे में जवाब देने को कहा है। गौरतलब है कि चुनाव की घोषणा के दौरान निर्वाचन आयोग ने 15 जनवरी तक राजनीतिक दलों को किसी भी रैली या नुक्कड़ सभा करने पर रोक लगाई थी। वहीं घर घर जनसंपर्क अभियान करने के लिए राजनीतिक दलों को महज 5 लोगों को इजाजत दी थी। लेकिन आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। आप के नेता भीड़ के साथ लोगों के घर पहुंचे। उधर केजरीवाल के डोर टू डोर प्रचार पर कांग्रेस भी निशाना साध रही है। पंजाब के सीएम चन्नी की सरकार के मंत्री राजकुमार वेरका ने कहा है कि केजरीवाल जब भी आते हैं पंजाब में कोरोना फैलाकर चले जाते हैं। केजरीवाल पहले भी आए थे और उन्हें खुद भी कोरोना हुआ है।
चुनाव आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक पार्टी प्रचार न करे। उन्होंने चुनाव आयोग से केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। इधर चन्नी और केजरीवाल में लगातार जुबानी जंग भी जारी है। कोई किसी को कोरोना का काला अंग्रेज बता रहा है तो कोई नकलची बता रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के दौरान जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया। वहीं फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया। सुरक्षा बलों के ऑपरेशन में 3 जवान घायल हुए हैं। इसके अलावा क्रॉस फायरिंग की चपेट में आकर 2 लोग भी घायल हुए हैं। एक जैसे आतंकी को ढेर कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि आतंकी कुलगाम परिवहन इलाके में छिपे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को घेर कर फायरिंग में आतंकी को ढेर कर दिया। पिछले हफ्ते भी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली थी। वहां सुरक्षा बलों ने बडगाम के जोलवा चदूरा इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था। मारे गए आतंकी जैश ए मोहम्मद के थे। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद और दूसरे आपत्तिजनक सामान मिले थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है और इस ऑपरेशन के तहत सेना लगातार घाटी से आतंकियों का काम तमाम कर रही है। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे, उसमें भी इस बात की तस्दीक हुई थी कि पिछले 1 साल में घाटी में आतंकियों की संख्या में कमी आई है। क्या अयोध्या से किस्मत आजमाएंगे योगी? क्या सीएम योगी को भगवान राम की नगरी से उतारेगी बीजेपी? यूपी में चुनाव सिर पर है। 10 फरवरी को पहले चरण की वोटिंग है। ऐसे में बीजेपी के नेता दिल्ली में बैठकर उम्मीदवारों के चयन के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। इस बीच सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ को कहां से उतारा जाए, इसकी चर्चा भी तेज है। पहले खबर आई थी कि योगी को बीजेपी मथुरा से उतार सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी की अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर है। हालांकि योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर आखिरी फैसला आज सीईसी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी लेंगे। अगर बीजेपी सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव मैदान में उतारती है तो इसका बड़ा संदेश जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है और योगी आदित्यनाथ पार्टी के प्रमुख हिंदुत्ववादी चेहरे हैं। पार्टी नेताओं का भी मानना है सीएम योगी के अयोध्या सीट से चुनाव लड़ने से पूरे देश में हिंदुत्व का संदेश जाएगा। अयोध्या चूंकि अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पारंपरिक रूप से समाजवादी पार्टी मजबूत है, लिहाजा अगर पार्टी यहाँ से योगी आदित्यनाथ को उतारती है तो उसे इसका फायदा मिल सकता है। सीएम योगी के गोरक्षपीठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। योगी के ही राज में राम मंदिर का काम शुरू हुआ और तो और 5 साल में योगी 30 बार अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। हालांकि खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी अयोध्या के अलावा गोरखपुर से भी ताल ठोक सकते हैं, लेकिन योगी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका आखिरी फैसला बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति को लेना है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए बाबा, हम आपको बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव क्यों लड़ सकते हैं, अयोध्या से उनके नाम को आगे करने की मुख्य वजह क्या है, क्या फायदा इससे भारतीय जनता पार्टी को होगा, ये हम जान लेते हैं। गोरक्षपीठ की देखिए 3 पीढ़ियां जो हैं वो राम मंदिर से जुड़ी हुई हैं। रामलला को स्थापित करने में अहम भूमिका रही है। महंत दिग्विजय नाथ ने निभाई थी अहम भूमिका। महंत अवैधनाथ ने मंदिर आंदोलन का दरअसल नेतृत्व किया था। योगी के राज में मंदिर का काम शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ का राम मंदिर से एक अलग ही जुड़ाव है। 5 साल में योगी 30 बार अयोध्या जा चुके हैं। पूरे प्रदेश में हिंदुत्व का संदेश यहां से जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और यूपी जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 2024 पर भी इस समय बीजेपी की नजर है। बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को धार इससे मिलेगी अगर अयोध्या से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरते हैं और खासतौर पर जीत हासिल अगर वो करते हैं। तो आज देखिए बीजेपी चुनाव समिति की बैठक सुबह 10 बजे शुरू हो जाएगी। पहले और दूसरी लिस्ट जो है प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश के लिए, उसके नाम लगभग तय हो चुके हैं, बस अंतिम मोहर लगनी बाकी है। पहले ये मीटिंग बीजेपी कार्यालय में होनी थी, लेकिन वहां से कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए 42 के करीब। उसके बाद फैसला लिया गया पीएम के आवास पर ये बैठक होगी और वही लोग उसमें जा पाएंगे जिन लोगों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। यूपी
यूपी में नेताओं के पाला बदलने का खेल शुरू हो गया है। कल से लेकर अभी तक कुछ देर पहले यानी पिछले कुछ घंटे में कुल 9 नेताओं ने अपना पाला बदला है। यूपी सरकार में 4.5 साल से ज्यादा वक्त तक कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य योगी सरकार में ही मंत्री रह चुके दारा सिंह चौहान और पश्चिमी यूपी की सियासत में अपनी पकड़ रखने वाले पूर्व कांग्रेस नेता इमरान मसूद हैं। दारा सिंह चौहान ने ठीक वैसा ही इस्तीफा दिया जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था और इस्तीफे में करीब करीब वही बातें लिखी जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे में लिखी थी। इसी से लगता है कि इन इस्तीफों का स्क्रिप्ट राइटर एक ही है। योगी सरकार में मैंने पूरे मनोयोग से काम किया, लेकिन सरकार ने पिछड़ों, वंचितों, दलितों, किसानों और बेरोजगार नौजवानों की उपेक्षा की, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ये सही है। अभी लोग सवाल आप लोग भी खड़ा करेंगे, लोग खड़ा करेंगे कि 5 साल आपने इस्तीफा नहीं दिया, कुछ नहीं किया, आप लोग मलाई खाते रहे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ 5 साल तक जिस पिछड़े, जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे, लोग मलाई खाते रहे, लेकिन उनको कोई कुछ भी नहीं मिला, उनको इंसाफ, न्याय, सम्मान नहीं मिला। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की तैयारी में है इंडी पैसा। वहीं एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ इंडी पैसा की साझेदारी हुई है, जिससे कई बेनिफिट्स मिलने वाले। आपको मैं बता दूं, इंडी पैसा ने भारत के 6.3 करोड़ लघु और मध्यम आकार के उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए एनडीएसएल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। इंडी पैसा मध्य पूर्व, एशिया और यूरोप में काम कर रही फिनटेक कंपनियों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इंडी पैसा का मिशन एसएमई मालिकों और संचालकों को फाइनेंस संबंधी जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करने के साथ ऐसी सेवाएं प्रदान करना है जो उन्हें अपने व्यवसाय को बढ़ाने, सरकारी कर कानूनों का पालन करने और उनके परिवारों के लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद करे। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी करते हुए इंडी पैसा भारतीय एसएमई मालिकों और संचालकों की आवश्यकताओं को पूरा करने और उनके लिए वित्तीय उत्पादों और सेवाओं को पेश करने की योजना बना रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। एक और ब्रेक, लौट है जल्द आप रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।